हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं इग्नू के MSD 10 प्रेमचंद की कहानियों के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पेपर के नज़रिए से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं और साल दर साल रिपीट भी होते हैं। आपको इन क्वेश्चंस को सिर्फ एक बार सुन लेना है और इसकी गारंटी मेरी है कि आपको पेपर में कोई भी फेल नहीं कर सकता। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्रेमचंद का कहानी लेखन एक स्थिर बिंदु पर नहीं रहा, बल्कि वह समय और सामाजिक अनुभवों के साथ लगातार विकसित होता गया। उनके इस वैचारिक और शिल्पगत सफर को समझने के लिए आलोचकों ने इसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से शुद्ध यथार्थवाद की विकास यात्रा कहा है। शुरुआती दौर की विशेषताएं। इस दौर में प्रेमचंद का मानना था कि साहित्य का उद्देश्य केवल बुराई दिखाना नहीं, बल्कि चरित्र सुधार करना है। नमक का दरोगा कहानी में भ्रष्टाचार और धन की ताकत को दिखाया गया है, लेकिन अंत में सच्चाई और ईमानदारी की ही जीत होती है और शोषक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही पंच परमेश्वर कहानी में भी दुश्मनी और स्वार्थ के ऊपर पंच की वाणी में परमेश्वर के आदर्श को जीतते हुए दिखाया गया है। अंतिम दौर का यथार्थवाद। समय के साथ प्रेमचंद ने देखा कि वास्तविक जीवन में शोषकों का हृदय परिवर्तन इतनी आसानी से नहीं होता। उनका आदर्शवाद से मोहभंग हो गया है और वह नग्न आलोचनात्मक यथार्थवाद की ओर बढ़ गए हैं। कफन और पूछ की रात इन कहानियों में कोई बनावटी सुधार या सुखद अंत नहीं है। कफन के धीसू माधव अंत तक संवेदनहीन रहते हैं और पूछ की रात का हल्कू फसल बर्बाद होने पर भी राहत की सांस लेता है। यहाँ प्रेमचंद समाज को बिना किसी सजावट के उनकी पूरी क्रूरता के साथ पाठक के सामने छोड़ देते हैं। प्रश्न 2। प्रेमचंद की कहानियों में ग्रामीण जीवन और किसानों की मुख्य समस्याओं का चित्रण कीजिए। प्रेमचंद को गांव का चितेरा और कृषक संस्कृति का इतिहासकार कहा जाता है। उन्होंने भारतीय गांव के सीधे साधे जीवन के पीछे छिपे गहरे दर्द, भुखमरी और शोषण को बहुत करीब से देखा और अपनी कहानियों का आधार बनाया। कर्ज का दुष्चक्र। किसान पीढ़ियों से कर्ज के बोझ तले दबा है। पूछ की रात का मुख्य पात्र हल्कू हाड़तोड़ मेहनत करता है, लेकिन सहना जो महाजन थे उनके कर्ज को चुकाने में उसकी पूरी कमाई चली जाती है। वह कड़कड़ती ठंड में एक कंबल तक नहीं खरीद पाता। बहुस्तरीय शोषण व्यवस्था। गांव का किसान केवल एक मोर्चे पर नहीं हारता। जमींदार, महाजन, पटवारी, करिंदे और पुलिस ये सब मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह बनाते हैं जिससे गरीब किसान कभी बाहर नहीं निकल पाता। प्रगति पर निर्भरता और लाचारी। आधुनिक संसाधनों की कमी के कारण किसान पूरी तरह प्रकृति और भाग्य पर निर्भर है। नीलगायों द्वारा हल्कू का पूरा खेत चढ़ जाना इस लाचारी की पराकाष्ठा है। गरीबी का अमानवीयकरण। कफन कहानी ग्रामीण समाज की उस चरम दरिद्रता को दिखाती है जहां भूख इंसान के भीतर की संवेदना, ममता और पारिवारिक रिश्तों को भी मार देती है। धीसू और माधव काम इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि मेहनत करने के बाद भी पेट भर खाना नहीं मिलेगा। संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रेमचंद की कहानियां केवल ग्रामीण जीवन का रोमानी दृश्य नहीं प्रस्तुत करती, बल्कि वह तत्कालीन सामंती और औपनिवेशिक भारत के गांवों का एक क्रूर और वास्तविक आर्थिक सामाजिक दस्तावेज है। प्रेमचंद ने किसानों की समस्या को केवल सहानुभूति से नहीं, बल्कि एक गहरे राजनीति और सामाजिक विमर्श के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रश्न 3। प्रेमचंद की कहानियों में चित्रित नारी चेतना और महिला पात्रों की स्थिति पर प्रकाश डालिए। प्रेमचंद के साहित्य में स्त्री केवल उपभोग की वस्तु या मूक दर्शक नहीं है। उन्होंने तत्कालीन सामंती और पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के बहुआयामी रूपों जैसे माँ, पत्नी, बेटी और शोषित समाज की सजग स्त्री को बेहद सजीवता से उभारा है। नारी चेतना के विभिन्न रूप। पारिवारिक विवेक और त्याग। बड़े घर की बेटी कहानी की मुख्य पात्र आनंदी है। वह अमीर घर से आकर भी ससुराल की तंगहाली में तालमेल बिठाती है। जब उसका अपमान होता है तो वह विरोध करती है, लेकिन अंत में अपने विवेक से बिखरे हुए संयुक्त परिवार को टूटने से बचा लेती है। सामाजिक और जातीय चेतना। ठाकुर का कुआं की गंगी सामंती व्यवस्था के खिलाफ नारी के मूक विद्रोह का प्रतीक है। जातिवाद की सख्त पाबंदियों और ऊंची जाति के जमींदारों के खौफ के बावजूद वह अपने बीमार पति के लिए साफ पानी लाने के लिए ठाकुर के कुएं पर जाने का साहस करती है। बुजुर्ग महिलाओं की त्रासदी। बूढ़ी का की कहानी समाज और परिवार में वृद्ध महिलाओं की दयनीय स्थिति पर गहरा प्रहार करती है। संपत्ति नाम करवा लेने के बाद काकी को भरपेट भोजन के लिए भी तरसाया जाता है, जो समाज की संवेदनहीनता को दर्शाता है। निष्कर्ष। प्रेमचंद की महिलाएं रूढ़ियों को तोड़ती है। वह पीड़ित होने के बावजूद अपने स्वाभिमान की रक्षा करना जानती है और पुरुषों को अपनी नैतिक जिम्मेदारी का एहसास कराती है। प्रश्न 4। प्रेमचंद की कहानियों की प्रमुख कथा शिल्प और भाषा शैली की विशेषताएं क्या है? प्रेमचंद ने हिंदी कहानियों को कौतुक, जादू टोना, राजा रानी की कहानियों के दलदल से निकालकर आम आदमी के यथार्थ जीवन से जोड़ा।
उनके शिल्प और भाषा शैली की सादगी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कथा शिल्प की विशेषताएं। चरित्र प्रधान कथानक। उनकी कहानियों के कथानक पात्रों के चरित्र के इर्द गिर्द घूमते हैं। उनके पात्र काल्पनिक नहीं बल्कि जीते जागते इंसान लगते हैं, जैसे ईदगाह का हामिद, जिसके माध्यम से बचपन की समझदारी और गरीबी के मनोविज्ञान को दिखाया गया है। यथार्थवादी अंत। कहानियों का ताना बाना इस तरह बुना जाता है कि पाठक अंत तक बंधा रहे। उनके परवर्ती शिल्प में कोई कृत्रिम चमत्कार नहीं होता, बल्कि जीवन की स्वाभाविक परिणति होती है। भाषा शैली की विशेषताएं। हिंदुस्तानी भाषा का सहज प्रयोग। प्रेमचंद ने संस्कृत निष्ठ कठिन हिंदी या क्लिष्ट उर्दू के बजाय हिंदुस्तानी आम बोलचाल की मिश्रित भाषा का प्रयोग किया है। इससे उनकी कहानियां सीधे पाठक के दिल में उतर जाती हैं। मुहावरों और लोकोक्तियों का जादू। उनकी भाषा की सबसे बड़ी खूबी है मुहावरों का सटीक और जीवंत इस्तेमाल। यह शैली भाषा को गतिशीलता और तीखापन प्रदान करती है। सजीव संवाद। कहानियों के संवाद छोटे, चुटीले और पात्र की सामाजिक तथा शैक्षिक पृष्ठभूमि के बिल्कुल अनुकूल होते हैं। एक अनपढ़ किसान और एक पढ़े लिखे जमींदार की भाषा का अंतर उनके संवादों में साफ झलकता है। निष्कर्ष। संक्षेप में कहे तो प्रेमचंद का कथा शिल्प और भाषा शैली अत्यंत लोकतांत्रिक है। उन्होंने भाषा को महलों और दरबारों से निकालकर झोपड़ियों और खेतों तक पहुंचाया। उनकी सहज शिल्पगत सादगी ही वह माध्यम बनी जिसने जटिल से जटिल सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को भी आम पाठकों के लिए अत्यंत सुबोध और मर्मस्पर्शी बना दिया। प्रश्न 5। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन की मूल संवेदना का विश्लेषण कीजिए। कफन प्रेमचंद की अंतिम और सबसे कालजयी कहानी मानी जाती है। यह कहानी भारतीय समाज के माथे पर एक गहरा कलंक दिखाने वाली और सामाजिक आर्थिक विषमता पर किया गया सबसे क्रूर प्रहार है। मूल संवेदना के मुख्य बिंदु। आर्थिक विषमता और संवेदनहीनता। कहानी की मूल संवेदना यह दिखाना है कि अत्यधिक गरीबी किस प्रकार मनुष्य को अमानवीय बना देती है। बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़प कर मर जाती है, लेकिन धीसू और माधव आलू खाने में व्यस्त है क्योंकि उन्हें डर है कि अगर एक उठा तो दूसरा ज्यादा आलू खा जाएगा। शोषक व्यवस्था बनाम आलस्य। आमतौर पर पाठक धीसू और माधव को आलसी मानते हैं, लेकिन प्रेमचंद यहाँ गहरा सामाजिक संदेश देते हैं। वह आलसी इसलिए बने क्योंकि उन्होंने देखा कि समाज में जो लोग दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं उनकी स्थिति भी उनसे बेहतर नहीं है। वह भी भूखे ही मर रहे हैं, इसलिए उनका आलस्य व्यवस्था के खिलाफ एक मूक और विकृत विद्रोह है। सामाजिक ढोंग और रीति रिवाजों पर व्यंग। कहानी समाज की उस रूढ़िवादी सोच पर करारा तमाचा मारती है जहां एक गरीब औरत को जीते जी तन ढकने के लिए कपड़ा नसीब नहीं हुआ, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद कफन के लिए समाज चंदा इकट्ठा कर लेता है। दिसू और माधव उस कफन के पैसे से शराब खाने में जाकर पूरियां और शराब पीते हैं, जो इस खोखली सामाजिक परंपरा का सबसे बड़ा उपहास है। निष्कर्ष। कफन कहानी किसी आदर्शवादी सुधार की बात नहीं करती, बल्कि वह समाज की नग्न सच्चाई का एक ऐसा आईना है जिसे देखकर पाठक सन्न रह जाता है। यह कहानी सिद्ध करती है कि जब तक समाज में आर्थिक विषमता और शोषण रहेगा, तब तक मनुष्य की नैतिक और मानसिक पतन होता रहेगा। यह प्रेमचंद के यथार्थवाद का शिखर है। प्रश्न 6। सदगति कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने सामाजिक विषमता और दलित उत्पीड़न को किस प्रकार उभारा है। सदगति कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने हिंदू समाज की जातिवादी व्यवस्था, छुआछूत और धार्मिक पाखंड के घिनौने चेहरे को बेनकाब किया है। यह कहानी दलित समाज पर होने वाले अत्याचारों का एक जीवंत और दर्दनाक दस्तावेज है। उत्पीड़न और सामाजिक विषमता का चित्रण, बेगार और जातिवादी शोषण। कहानी का एक मुख्य पात्र दुखी है जो अपनी बेटी की सगाई का मुहूर्त निकलवाने पंडित घासीराम के घर जाता है। पंडित उसके सीधेपन का फायदा उठाकर उससे बिना किसी मजदूरी के अपने घर के भारी काम करवाता है, जैसे घास छीलना, झाड़ू लगाना और अंत में एक बहुत भारी लकड़ी का कुंदा फड़वाना। धार्मिक पाखंड और अमानवीयता। दुखी सुबह से भूखा प्यासा है। जब वह चिलम सुलगाने के लिए पंडित के घर से आग मांगता है तो पंडिताइन उस पर भड़क जाती है और उसे अपवित्र मानकर दूर रहने को कहती है। धर्म के ठेकेदारों में एक अछूत के प्रति रत्ती भर भी सहानुभूति नहीं है। व्यवस्था की क्रूरता और मृत्यु। लगातार भूखे पेट कुल्हाड़ी चलाते चलाते दुखी के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। उसकी मृत्यु के बाद भी पंडित को इस बात का दुख नहीं है कि एक इंसान की जान चली गई, बल्कि उसे इस बात की चिंता है कि एक अछूत की लाश उसके द्वार पर पड़ी है, जिससे उसका रास्ता अपवित्र हो रहा है। शीर्षक की सार्थकता। सदगति का अर्थ होता है सम्मानजनक मृत्यु या मोक्ष, लेकिन दुखी की लाश को कोई छूने को तैयार नहीं होता। अंत में पंडित रात के अंधेरे में उसके पैर में रस्सी बांधकर घसीटते हुए गांव के बाहर मैदान में फेंक आता है, जहां उसे गीदड़ और कौवे खाते हैं। यह अंत समाज की धार्मिक सामाजिक क्रूरता को पूरी तरह उजागर करता है। निष्कर्ष। संक्षेप में कहा जाए तो सदगति कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने यह सिद्ध कर दिया कि धार्मिक कट्टरता और जातिवाद मनुष्य
को किस हद तक अंधा और अमानवीय बना देता है। दुखी की मौत कोई प्राकृतिक मृत्यु नहीं, बल्कि वह सामंती और जातिवादी व्यवस्था द्वारा की गई एक संस्थागत हत्या थी। इसी के साथ इस क्लास के हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी जल्द इस चैनल पर अपलोड होगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये क्लास आपको ज़रा सी भी फायदेमंद लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही क्लास आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।